आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो है आपके कक्षा 6 साइंस का चैप्टर है 1 भोजन, ये कहाँ से आता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर आपके विभिन्न खाद्य पदार्थ। ठीक है, पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या 2 संघटकों की आवश्यकता होती है। जिसे हमने चावल तैयार किए, उसके लिए हमने चावल और पानी को साथ में लिया, यानी 2 पदार्थ हमें साथ में लिया। तो किसी भी पदार्थ को मतलब किसी को तैयार करने के लिए हमें या तो 2 पदार्थों की आवश्यकता है या उसे हम संघट बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए दूसरी ओर कुछ पदार्थ यानी कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई भोजन तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे 2 से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियाँ, ठीक है, उसके अंदर नमक, मिर्च, मसाला जो भी हम उसके अंदर डालते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, ठीक है ना, वो सारा, फिर उसके अंदर तेल डालते हैं आदि की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भोजन को तैयार करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ सारणी दे रखी है आपके, सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि हम क्या खाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, अपने विद्यार्थी या अपने दोस्त का नाम लिखना है, वो पूरे दिन में खाए गए पदार्थ का नाम लिखना है कि वो पूरे दिन में क्या खाता है। तो आपको 3 दोस्त का नाम लिखना है और वो 3 दोस्त पूरे दिन भर में क्या खाते हैं वो लिखना है। अगला है यहाँ पे सारणी कि खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, यानी रोटी और चपाती बनाते हैं तो उसमें जो कच्चा पदार्थ है यानी कच्ची जो सामग्री है वो क्या क्या होती है। जैसे हम रोटी या चपाती बनाते हैं तो उसके लिए हमें आटा और जल की ज़रूरत होती है। ठीक है, दाल बनाते हैं तो दाल में के लिए कच्ची दाल, उसके लिए जल, नमक, तेल या घी और मिर्च मसाले की ज़रूरत होती है, हल्दी, धनिया। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। 1 2 आपको ये 1 है तो 1 और लिख लेना है। उसके बाद अगला है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी का स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, तो यहाँ पे मैंने जो ये देखो अंडरलाइन कर रखे हैं यहाँ पे येलो कलर से, कि इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, कि आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें जंतु से क्या प्राप्त होते हैं, जंतु से हमें दूध होता है, अंडा होता है, मुर्गा होता है, मछली होता है, झींगा होता है, मांस आदि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। अगला यहाँ पे देखिए कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है। ठीक है ना, पौधे से हमें अन्न मिलता है, सब्जी मिलती है, फल मिलती है, लेकिन जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक गाय, भैंस या बकरी दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका मतलब है कि दूध से हमें क्या प्राप्त होते हैं, कि दूध से बनने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं। तो दूध से मक्खन बनता है, क्रीम बनती है, घी बनता है, पनीर बनता है और दही का उपयोग हम जो है संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि दुग्ध के उत्पाद लिखे, यानी दूध से बनने वाले उत्पाद लिखे। ठीक है, क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। ठीक है ना, तो आपको लिखना है। उसके बाद है जैसे इसके अंदर गाय, भैंस, बकरी है, इसके अलावा जो भी है वो आपको लिखना है। अगला है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, कि भोजन के रूप में पौधे का कौन सा भाग आता है और जंतु के कौन से उत्पाद जो हम खाते हैं भोजन के रूप में, यानी पौधे के कौन से भाग खाते हैं और जंतु के हम कौन से उत्पाद खाते हैं।
तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनकी हम पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे हैं जिनके फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है ना। उनके जो फल होते हैं उनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम उसका जड़ खा लेते हैं, कभी उसको तना के रूप में, जो तना होता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। कभी उसका जो पुष्प होते हैं, उनके वो फूल होते हैं, उनको भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसे हम काशी फल भी कहते हैं, ठीक है ना, जो सीताफल या काशी फल होता है उसकी पिट्टी में जो है वो उनके जो फूल होते हैं उनको चावल की पिट्टी में डुबोकर वे तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। चावल के अंदर, मतलब चावल का जो होता है गोल, उसके अंदर हम उसको डुबोकर, जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह इसके चावल, काशी फल के जो फूल होते हैं उनको चावल में डुबोकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, यानी कुछ पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों का उदाहरण के लिए क्या है, यहाँ पे सरसों के बीज से हम तेल निकालते हैं और इनकी पत्तियों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? साग यानी सब्जी बनाने के लिए करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आपको वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सारणी दे रखी है आपको ऊपर, ये वाली, कि खाद्य व्यंजक संगठक जिसमें वे बने हैं तथा उनके स्रोत हैं। इडली यानी इडली किससे बनती है? कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। चावल कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको लिखना है। लिखा हुआ है पादप यानी पौधे से। उसके बाद उड़द की दाल, ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये भी में पौधे से यानी पादप से प्राप्त होती है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? खारे पानी से होता है ना नमक। उसके बाद जल कहाँ से होता है? बरसात से। बरसात का जो जल होता है उससे हमें प्राप्त होता है, कुएं से, बावड़ियों से, ठीक है ना। उसके बाद चिकन करी, तो इसमें आपको लिखना है चिकन कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से। अब मसाला कहाँ से होता है? तो हमें मसाला, जो मसाले वाले पेड़ पौधे होते हैं ना, उनसे प्राप्त होते हैं, पादप होते हैं। तेल घी पौधों से और जंतु से प्राप्त होता है। जल में कहाँ से प्राप्त होता है? इसी तरह आपको खीर बनाने के लिए दूध जो जंतु से प्राप्त होता है, चावल पौधे से प्राप्त होता है। तो चीनी कहाँ से प्राप्त होती? चीनी हमें वो जो गन्ना होता है उससे हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पे देख रखा है क्रियाकलाप है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। आपको क्या करना है? मूंग, ठीक है ना, और चने के या मूंग के कुछ सूखे बीज लेने हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दे। यानी कुछ बीज है, या तो आप मूंग के बीज लो या आप चने के बीज लो, ठीक है। उनमें से कुछ को आप क्या कर दो? एक जल से भरे पात्र में डाल दो। 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। उसके बाद अगले दिन क्या करो? उसको जल को सारा निकाल दो बाहर। बीजों को गिलास में रहने दें और उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी छोटी सफ़ेद संरचनाएं बीज से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंकुरित हो गए, वो कहते हैं। यानी सफ़ेद, जैसे ये दिख रहा आपको, ये बाहर निकल गए, इन्हें हम कहते हैं बीज का क्या होना? अंकुरित होना। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दे। अगर नहीं होते हैं तो वापस उनको धोए, ठीक है, पानी निकाल दे और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। क्या उस दिन उनके बीजों में बाहर निकलना हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं या इनको उबाल कर भी खा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले या मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अगर इनके अंदर आप मिर्च मसाले मिला दीजिए तो आपके खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे ये देखो, जैसे चना का है तो इसमें ये अंकुरित हुए बीज है चने के। अगला यहाँ पर है कि आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है। तो आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बिन बिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, यानी मकरंद का मतलब होता है मीठा रस, ठीक है, मीठे रस का एकत्रित करती है।
और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। वो क्या करती है, जो मधुमक्खियाँ होती है फूलों में जो मीठा रस होता है उनको वो एकत्रित करती है और अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। जो फूल होता है उसका जो रस होता है, मीठा रस, ठीक है ना, वो 12 महीनों में नहीं होता है, उसमें कुछ वर्ष के कुछ समय होता है, ठीक है ना, फिक्स समय होता है, उसके अंदर ही वो उनके अंदर रस होता है, बाकी किस समय उनमें रस नहीं होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि वे पूरे वर्ष के लिए इसका उपयोग कर सके। मतलब वो जो मीठा रस होता है उनका भोजन होता है मधुमक्खियों का, वो इनका भंडारण करके अपने छत्ते में रख लेती है ताकि वो जो है मकरंद पूरे वर्ष उनके खाने के लिए बचा रहे, ठीक है ना। क्योंकि जो मकरंद हो यानी जो फूलों में मीठा रस होता है वो पूरे साल नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। और मधुमक्खियाँ क्या करती है कि वो जो मकरंद और मीठा रस होता है वो अपने छत्ते में क्या कर लेती है, भंडारण, ताकि वो पूरे वर्ष उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सके, ठीक है। उसके बाद है कि हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और जो मकरंद होता है, जो मीठा रस होता है, वो क्या बन जाता है, हमारे लिए शहद बन जाता है। लेकिन मधुमक्खियों के लिए क्या है, वो एक भोजन है, वो एक मकरंद है जो फूलों के द्वारा लिया गया एक मीठा रस है, ठीक है, वो उनके लिए भोजन है, लेकिन हमारे लिए वो क्या बन जाता है, एक शहद बन जाता है, ठीक है। अगला है कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, फिर आपको उसकी जानकारी भी अवश्य होगी। क्या आपका जो पालतू जानवर है क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, ये दिख रही है आपको चित्र में, इसको देखा होगा, कबूतर को देखा होगा, छिपकली को देखा होगा, या छोटे मोटे कीट पतंगों को आपने देखा होगा खाते हुए, ठीक है ना। वो क्या खाते हैं, ठीक है, रात को आप जब अपने घर में रहते हैं और लाइट की रोशनी में जब छिपकली होती है तो वो छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है, तो आपने देखा होगा उसे, ठीक है ना। तो अगला है यहाँ पे फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके 3 जंतु में विभाजित किया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। अब इसका मतलब है कि ऐसे जानवर या जंतु जो केवल पेड़ पौधों से बने उत्पाद खाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों से बने उत्पाद खाते हैं, ठीक है, वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। अगला है या कुछ ऐसे जंतु है जो दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसे जानवर जो जंतु से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं, ठीक है ना। जैसे जंतु से होता है जैसे मांस, मछली, ठीक है ना, वो उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। अब सर्वहारी है कि ऐसे जंतु जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद भी खाते हैं, तो वो सर्वहारी कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना कि सर्वहारी क्या होते हैं, शाकाहारी जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी जो जीव जंतु से प्राप्त या जीव जंतु को खाते हैं, मांस, मछली, ठीक है, और सर्वहारी जो दोनों को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों से बने उत्पाद को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, जीव जंतु से प्राप्त उत्पाद को, तो वो होते हैं सर्वहारी। अब आपको यहाँ पे एक पहले दे रखी होगी कि मनुष्य क्या है, मनुष्य सर्वहारी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है। तो देखो मनुष्य पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को भी खाता है, मांस जीव जंतु के उत्पाद को जैसे चिकन हो गया, ठीक है ना, मीट हो गया, ये खाता है, तो इसका मतलब वो दोनों खाता है, तो इसका मतलब वो सर्वहारी हो गया, ठीक है। अब बकरी है जो शाकाहारी है, सिर्फ पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद खाती है। भैंस है, अब बिल्ली जो है वो दोनों खाती है, दूध भी पीती है और मांस मछली भी, मतलब वो दोनों खाती है, वो सर्वहारी हो गया, ठीक है ना। अब मांसाहारी में शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे संगठक मिलना, एक साथ मिलना मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है ना। खाद्य, खाने वाले, मकरंद, मीठे रस, अंकुरित बीज, यानी मैंने आपको बताया था ये प्रमुख शब्द आपको याद रखना कि अंकुरित बीज यानी जो बीज जैसे चने हैं या मूंग के बीज को हम भिगो कर रखते हैं तो वो उनमें छोटी छोटी सफ़ेद हो जाती है बाहर रस्सी जैसे, वो अंकुरित बीज कहलाते हैं। शाकाहारी मैंने आपको बताया जो
पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं वो शाकाहारी जानवर कहलाते हैं। मांसाहारी जो जीव जंतु से मतलब जंतु से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं, मांस मछली, ठीक है ना, चिकन, वो मांसाहारी कहते हैं। और जो दोनों का सेवन करते हैं वो कहते हैं सर्वाहारी। उसके बाद यहाँ पर है सारांश में देख लीजिए, यहाँ पे भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि भारत के जो अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग जगह पर, जरूरी नहीं है कि एक जगह फिक्स भोजन है। राजस्थान में दाल बाटी है, पंजाब में सरसों का साग मटके की रोटी है, ठीक है ना। इस तरह के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भोजन है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। हमें जो भोजन प्राप्त होता है वो या तो पौधे से प्राप्त होता है या जंतु से प्राप्त होता है, दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी यानी दोनों को ही खाते हैं, जो शाकाहारी भी है और जो मांसाहारी भी है, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही था।